हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आज आपका सीटेट का मैथ्स की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग पहले भी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर्स का पूरा ईयर वाइज आपका क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रूप से चीज़ों का डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ्स जो होते हैं, आपके सीटेट में जो मैथ्स आते हैं, उसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक तो आपका पैडा वाला होता है, पैडा, और दूसरा आपका क्या होता है, सवाल वाले होते हैं। तो हम आज के क्लास में भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। 2014 का पेपर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और ईयर वाइज हम सारे पेपर करेंगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल से आपको क्या करना है, जुड़ना है, आपको शेयर करना है। न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल से आप जुड़िए और उस पर देखिए कि आपके लिए क्या कितनी मेहनत की जा रही है, कंटेंट जो है किस तरीके से डिजाइन हो रहा है। तो हर एक ईयर के सवाल हम करने वाले हैं 1 बाय 1। 2012 का मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया मैथ्स का, 2013 का कर दिया है। आज आपका क्या है, 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे हम मैथ्स का प्रीवियस ईयर्स। बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को समझना है। आपको जैसा दिख भी रहा होगा कि भाई इस तरीके से आपको क्या करना है। तो ये आपका मैथ्स का है, जिसके अंदर मैं आपको आज कंप्लीट करवाने वाला हूं 2014 के पेपर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, पीडीएफ। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो, ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये क्या आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, और इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड, जब भी एग्जाम होते हैं, जब भी सीटेट का जो एग्जाम होता है, तो पार्ट सेकंड में कौन सा होता है, आपका मैथ्स का होता है। तो आप देख रहे हो ना कि मैथ्स का इसमें दिया गया है। तो समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। शुरू करते हैं। यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर ये सॉरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, देखो। और आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्वेश्चन हिंदी में, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपने देखा क्वेश्चन इंग्लिश में है, यानी दोनों मीडियम अवेलेबल है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आइए, क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ग का, ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है भाई मेरे, 20 सेंटीमीटर। एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की क्या है, चौड़ाई, इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि जो आयत की जो है ब्रेथ है, वो वर्ग के साइड के बराबर है। क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ये ऐसे लाइन लिखे हुए हैं, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा कि कैसे करना है, समझेंगे। देखो, क्या दे रखा है, एक वर्ग, आपने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ठीक है, वर्ग, इस वर्ग का क्या दे रखा है, पेरीमीटर। तो वर्ग का पेरीमीटर क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। वर्ग का, वर्ग यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। साथ में ये बोला गया है कि जो एक आयत की जो ब्रेथ है, यानी आयत की जो चौड़ाई है, वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आप समझेंगे, क्या बोला गया है, जो रेक्टेंगल का विड्थ है, वो स्क्वायर के विड्थ के बराबर है, यानी कि सेम है। ये दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर, एक क्या आपका रेक्टेंगल है, ये क्या आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का, ये क्या आपका रेक्टेंगल का, तो जो रेक्टेंगल का क्या दे रखा है, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, वो स्क्वायर के ब्रेथ के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, जो वर्ग का ब्रेथ है और जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है, ये आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। साथ में क्या दे रखा है कि जो आयत है, जो आयत है,
इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है। कहने का मतलब जो लेंथ दे रखा है, लेंथ कितनी है, आयत की लेंथ कितनी है, ब्रेथ के 2 गुनी है। यानी आप बताओगे 2 गुनी का मतलब 2b है। ठीक है, ये हो गया, समझेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक स्क्वायर का क्या दे रखा है, पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे समझेंगे कि भाई 4a, भाई आपको पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, लेकिन पेरीमीटर है कितना, 20। तो 4a की वैल्यू कितना दे रखा है, 20। यहां से आपका a की वैल्यू कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग है, जो वर्ग का साइड कितना आ गया, 5। और जो वर्ग का जो साइड है वो जो रेक्टेंगल के क्या है, ब्रेथ के बराबर है। यानी कि जो आपका a की वैल्यू 5 आया है, ये रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है। यानी b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 5 हो गई। लेंथ कितना है, b का दोगुना है, तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ कितना आ गया भाई, तो यहां से आपका लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही आ गया। भाई आपने क्या किया है, वर्ग का क्या दे रखा है, पेरीमीटर। तो आपने पेरीमीटर से क्या निकाल लिया है, इस वर्ग का साइड 5 सेंटीमीटर आ गया। और इस वर्ग का जो साइड है वो किसके बराबर है, वर्ग का जो साइड है वो रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है। अगर मान लो ये क्या दे रखा है कि अगर स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है कितना है, 5 है। ये दे रखा है। साथ में ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है कि जो लेंथ है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना है। कितना गुना है भाई, 2 गुना है। तो आपने क्या किया है, 2 गुना है, यानी लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, कितना होता है, आयत का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, समझेंगे। एल इंटू में बी, एल कितना है, एल कितना है 10, और बी कितना है 5। तो यहां से कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके सामने सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है इसके अंदर, समझेंगे। क्या दिया है, किसी आयताकार बक्स से, आयताकार क्या होता है भाई, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। कैसा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है। किसी आयताकार बक्स से एक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दे रखा है। फिर आगे, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। भाई 2 बक्सा है, क्या है, 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, जिसकी क्या दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दे रखा है। तो आपसे पूछा गया बक्सा बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, कितना गुना है। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि भाई बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बक्सा ए का आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम, आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कैसे समझेंगे, आइए देखो। लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 18, इसके अलावा हाइट कितनी है 15। ये किसका है, ये आपका बॉक्स ए का है। बटे में क्या लोगे आप, बटे में बॉक्स बी का, बॉक्स बी का कितना है 18, 18 है, 12 और 5। ये किसका है, ये बक्सा बी का है। ये तो आपका क्या हो गया, बक्सा ए का, और ये क्या हो गया, बक्सा बी का हो गया। ये हो गया। अब करेंगे सोल्व, कैसे होगा, देखो ध्यान से। इस 18 से ये 18 कट कैंसिल हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, और ये यहां से क्या हो गया 5। इसका आंसर क्या आएगा 5। यानी कितना गुना है, 5 गुना है।
तो आंसर क्या आ गया? 5। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखेंगे सवाल क्या दे रखा है। ये तो हो गया है ये सवाल। ये सवाल आप सभी को करने हैं। ये सवाल सभी बच्चे को करने हैं। कैसे करेंगे समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इस बार क्या बताना है? रॉन्ग बताना है। क्या बताना है? रॉन्ग। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत आंसर है, हमें ये बताना है। इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये बताना है। कैसे समझेंगे, आइए करते हैं। क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है भाई, 10 सेंटीमीटर वाले एक स्क्वायर है, स्क्वायर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग, भाई स्क्वायर है, स्क्वायर, ये जो आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर का भुजा कितना दे रखा है? 10। स्क्वायर का देखो ध्यान से, 10 सेंटीमीटर वाली भुजा, तो 10 सेंटीमीटर वाली ये क्या है? आपकी भुजा है। तो आप मुझे बता दो इसका एरिया क्या होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। क्या क्या आ गया आपका? भाई स्क्वायर का ये एरिया आ चुका है, 100 आ गया। ठीक है भाई। अब देखते हैं किसका? आयत का, यानी कि रेक्टेंगल का देखते हैं। तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर, ये तो आपका सेंटीमीटर में है, और ये किस में है? मीटर में। ये किस में मेरे भाई है? मीटर में। ये आपका 1 है, 0.1 मीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसको भी आप 1 मीटर, 0.1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे? तो 0.1 इंटू में 100, क्या आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया। अब देखो ये आ चुका है, ये भी क्या है आपका? लंबाई किस में है? सेंटीमीटर में है। चौड़ाई किस में, यानी ब्रेथ कितने किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। अब देखो क्या पूछा है? एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? आपको पता है एल इंटू में बी, 10 इंटू में 10। ये भी आपको क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, जो वर्ग का जो है एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों आपस में बराबर है। तो ये देखो बराबर का साइन दे रखा है, तो ये वाला तो सही है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर तो नहीं होगा। आपसे रॉन्ग पूछा है, आपसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। ये तो आपसे नहीं, यानी नहीं वाला पूछा गया है। लेकिन नहीं वाला पूछा गया है, तो आप एक चीज देखोगे ध्यान से, हमें रॉन्ग पूछा गया है, तो ये तो हमारा सही है बिल्कुल। अगला समझेंगे। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर क्या? 1.5 मीटर होते हैं। तो भाई आपको पता है कि 1 मीटर, आपको पता है कि 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है इसको कन्वर्ट कर लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? ये तो आपका 105 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 1.5 मीटर का मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से, 1.5 इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका? ये आपको आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर प्लस में 5 सेंटीमीटर, तो 105 सेंटीमीटर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 1.5 मीटर, क्या है? 1.5 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100 होते हैं, तो ये कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर आ गया। तो ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। अब बाकी ये दोनों तो आपका क्या होगा? सही है, ये चेक कर सकते हो आप। इसका आंसर क्या होगा? ये, यानी ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये दोनों जो है ये 105 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर, ये आपस में बराबर तो नहीं है।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट समझेंगे भाई। नेक्स्ट ये सवाल आपके सामने है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ समझेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 34। इस पे नंबरिंग नहीं हो रखा है, समझ जाना भाई आप लोग। देखो ये 35 है और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 34। ऐसे सीक्वेंस आते हैं एग्जाम में लिखे हुए। क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम सेब का मूल्य मूल्य 80 रुपए है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, ₹1 kg एप्पल, यानी 1 किलो एप्पल का दाम कितना भाई, 80 रुपए। देखो ध्यान से, रुपीज एंड 1 kg एप्पल कोस्ट आर 80। किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा एक एक और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य क्या होगा। ये अधूरा क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, अब इसको चेक करते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आया है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आधा आधा है ये, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, आप समझेंगे। देखो 34 क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। तो कंप्लीट क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, समझेंगे भाई। देखो इसमें ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि, देखो इसमें ये नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें गलत दे रखा है। इसमें आप समझेंगे कैसे करना है। देखो 1.5 क्या है, 1.5 दर्जन संतरे का, 1.5 दर्जन संतरे का। इसमें कंप्लीट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, 1.5 दर्जन संतरे का। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे भाई, सॉरी, आप लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या है, मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें गलती है। गलती क्या है कि 1.5 दर्जन संतरे का रेट नहीं दे रखा है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। 1.5 दर्जन संतरे का मतलब क्या होता है, 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है, 18 संतरे। 1.5 का मतलब क्या होता है, 18 संतरे। और इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है संतरे का रेट, तो आप एक संतरे का रेट, एक संतरे का रेट क्या लिखेंगे आप लोग, एक संतरे का रेट कितना दे रखा है, 5.5 रुपीज। इसमें इसमें नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग सही कर लेंगे। यानी कि 1.5 दर्जन संतरा है, तो 1.5 दर्जन मतलब कि 1.5 है, 1.5 डजन है, उसका मतलब क्या है, 18 संतरे। और एक संतरे का रेट कितना है, 5.5 है, इंटू में क्या आ जाएगा, 5.5, यानी यहां से क्या आ गया आपका 99। यानी 1.5 दर्जन संतरा और एक संतरे जो है 5.5 रुपए के है, तो कितने रुपए हो गए, 99 रुपए के संतरे हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये चीज मिस्टेक है। आगे क्या लिखा है, 80 रुपए का, यानी किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपए है। यानी कि 1 किलो जो है, 1 किलो सेब का दाम कितना है, 80 रुपए। कितने हैं, 80 रुपए है। तो आपसे पूछा, तो आपको बोला गया है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना होगा, ये बोला गया है। आप लोग समझेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आप समझेंगे। देखो
एक संतरे का रेट कितना है? 5.5 रुपए है। और तो 1.5 दर्जन संतरे का दाम कितना होगा? 99 रुपए हो गए। ठीक है भाई। उसके बाद दे रखा है कि भाई दे रखा है 1 और 3/4 किलोग्राम, यानी कि 1 3/4। ये क्या है? आपके एप्पल। ये क्या है? आपके एप्पल। यानी 1 3/4 एप्पल जो है, एप्पल कितने रुपए का होगा? कितने रुपए का होगा? और 1 किलोग्राम एप्पल का दाम कितना है? 80 रुपए है। कितना है? 80 रुपए है। कहने का मतलब क्या है? ये कितना हो गया? 4 3 7/4। और 1 किलो का दाम कितना है? 80। इंटू में कितना हो गया? 80। यहां से कितना आ गया आपका? 20 आ गया। तो कितना आ गया? 140। यानी 1 किलो 3/4 जो सेब है, यानी 1 किलो 3/4 जो सेब है, इसका दाम कितना है? 140 रुपए है। और 1 किलो का दाम कितना है? 80 रुपए है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, इसमें लिखा नहीं है इसमें कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा गया है टोटल मूल्य, कुल मूल्य। आपसे क्या पूछा गया है? कुल मूल्य, टोटल पैसा कितना लगेगा? तो देखो ध्यान से, 99 प्लस में 140, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो। 140 और 99, 9 13 और ये क्या आएगा? 2 239। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो इसमें आप ध्यान रखना, एक संतरे का दाम 5.5 रुपए है। और टोटल संतरे कितने हैं? 1.5 दर्जन है। कितने हैं? 1.5 दर्जन है। तो टोटल संतरे का कितने हो गए? 99 रुपए हो गए। अब देखो ध्यान से, आपसे क्या दे रखा है? 1 और 3/4, 1 3/4 एप्पल का दाम कितना होगा? 1 3/4 एप्पल है, लेकिन 1 किलो एप्पल का कितना दाम है? 80 रुपए। तो 1 3/4 का दाम कितना हो जाएगा? 140। तो ये आपका सेब का पैसा आ गया और ये संतरे का आ गया। आपसे पूछा गया है कुल मूल्य, आप इसको प्लस कर दोगे तो आंसर ये आ जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन मिस्टेक है, मैंने आपको सही करके बता दिया है, क्योंकि इसमें डाटा अधूरा गिवन है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो आपका महत्वाकांक्षी है, ये हमेशा अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ये हमेशा आपका उच्च उद्देश्य से रिलेटेड होता है। किससे? उच्च उद्देश्य से। गणित के संकीर्ण उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि गणित के संकीर्ण उद्देश्य में आप क्या करते हो? नंबर्स के बारे में जानते हो। नंबर्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अनुपात हो गया। तो संकीर्ण उद्देश्य में आप नंबर्स के बारे में जानते हो। ठीक है, नंबर्स के बारे में जानते हो, फ्रैक्शन के बारे में जानते हो, अनुपात के बारे में जानते हो। लेकिन गणित को अन्य विषय से जोड़ने के लिए क्या महत्वाकांक्षी गणित को अन्य विषय से जोड़ने के लिए की जाती है? नहीं। तो ये भी आपका नहीं होगा, ना तो ये होगा। गणित के अनुप्रयोग की क्या गणित का हम कैसे यूज करना है उसके बारे में बताता है महत्वाकांक्षी? नहीं। तो 2005 के अकॉर्डिंग जो है महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य से है। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल ये है आपके सामने, करेंगे एक बार आप लोग। आप देखो ये सवाल क्या दे रखा है, समझेंगे सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से। आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश जरूर किया करो। ठीक है, कैसे करेंगे समझेंगे। कक्षा सेकंड में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूत्र 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 प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ
युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। ठीक है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है, शिक्षिका ने क्या किया है, जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बियों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। एक शिक्षिका है, टीचर है, सेकंड क्लास के बच्चों को ये बोल रही है कि जो इसमें डिब्बा 1 में है तो इसमें रंग कौन कौन सा है, यानी जो एक बॉक्स है उसमें जो रंग की डिब्बियां है वो सम संख्या का है या विषम संख्या का है। तो क्या दे रखा है, रंगों की डिब्बों में क्रियानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है, इवन है या ओड है, ये पूछा गया। फिर उनकी गणित की कॉपी में कागजों या पेजों की संख्या सम है अथवा विषम है। तो आपसे पूछा गया है क्रेयानों या पेजों की सम अथवा विशेष संख्या ज्ञात करने का ये क्या तरीका है, ये सभी बच्चे को बताना है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, अधिगम का मूल्यांकन है। तो आप क्या बताएंगे, तो इस यानी मतलब क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या, ये क्या है। तो उनको एक असेसमेंट दिया गया बच्चों को कि आपके पास बॉक्स है, आप क्या करो उसमें से जो रंग की डिब्बियां निकालोगे तो उसमें से वो ओड है इवन है ये बताना है, या किसी किताब के पेज नंबर को आप देख के बताओ कि वो ओड है या इवन है। तो टीचर ने उसको क्या दिया है, एक असेसमेंट दिया है। कब दिया है, जब क्लास चल रही होती है, जो क्लास चल रही होती है तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। कहने का मतलब क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन। यानी ये काम टीचर ने कब दिया है, जब क्लास क्या है, रनिंग है। यानी कि मतलब क्या है, अधिगम का मूल्यांकन का मतलब क्या है कि जब क्लास चल रही होती है, जब क्लास चल रही होती है तो जो काम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन। यानी ये कब दिया जाता है ये काम, आप बोलोगे दौरान। दौरान का मतलब क्या है, जब क्लास के दौरान अगर बच्चे से कोई असेसमेंट कोई काम करवाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अधिगम का मूल्यांकन। यानी कि वो कार्य कब हो रहा है, जब टीचर ने दिया है, यानी क्लास के अंदर तभी का तभी हो रहा है, एट ए टाइम हो रहा है। अब ये क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, आप बोलोगे आफ्टर द, ये क्या होता है आपका आफ्टर, आफ्टर द क्या होता है ये, यानी कि आप बोलोगे आफ्टर द लर्निंग। देखो अधिगम का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जब क्लास चल रही होती है उसके दौरान जो भी काम होते हैं तो ये क्या होता है, उसके दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान। अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, आफ्टर द लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर द लर्निंग। इसका काम क्या है, यानी ये कब होता है, ये असेसमेंट कब होता है, जब आपकी क्लास चल रही होती है और आपको जो काम बोला जाता है करने के लिए, तो ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये कब होता है, आफ्टर द लर्निंग। ये क्या होता है, बिफोर द लर्निंग। और ये कब होता है, देखो ये कब होता है, बिफोर द लर्निंग, बिफोर द लर्निंग। और ये क्या होता है, अंत में। मूल्यांकन कब किया जाता है, यानी एंड में। तो अगर शिक्षिका ने अपने सामने में बच्चों को ये बोला है कि भाई आप मुझे रंग की डिब्बियां निकालो, उसमें सम है या विषम है, तो इस केस में क्या हुआ, रनिंग टाइम पे चल रहा है, यानी कि आपके सामने टीचर है और आपसे काम करने के लिए बोला जा रहा है, होमवर्क करने के लिए बोला जा रहा है, यानी काम आपसे एट ए टाइम करवाया जा रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, असेसमेंट द ऑफ लर्निंग। यानी क्लास के दौरान जो काम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, कक्षा सेकंड में व्यवकलन घटन घटान का प्रचालन का व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा है और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा है। कहने का मतलब क्या, ये सवाल क्या दे रखा है, कहने का मतलब ये दे रखा है कि टीचर ने क्या किया है, श्याम पट का मतलब क्या होता है, बोर्ड होता है जिस पर टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड है। तो अगर देखो श्याम पट का मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड। तो क्या किया गया है, शिक्षक ने क्या किया है,
एक इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया है, ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये देखो, ये जो है बोर्ड पर ये डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। फिर टीचर ने क्या बोला है बच्चों से कि इसमें मुझे बताओ, इसमें आप बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 2 है। इस तरीके से आपसे बोला गया है कि भाई यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, माइनस है, प्लस है। कहने का मतलब क्या है, ये बताओ, इसको जो बच्चा सॉल्व करेगा, जो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा, तो कैसे सॉल्व करेगा। कहने का मतलब किसका इस्तेमाल करेगा, प्लस और माइनस की जानकारी उसको होनी चाहिए, तभी इसको क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। तो ये चीज आपको समझनी है। क्या आएगा इसका आंसर, तो आप सारे बच्चे बताएंगे इसका करके। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, बस कहने का मतलब इतना ही है कि बच्चे को किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो प्लस और माइनस की नॉलेज होनी चाहिए। यानी बच्चे के अंदर कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस और माइनस की। तो आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, देखेंगे। संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथिंग एंड स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, आपको पता है कि इस फिगर को सॉल्व करने के लिए, इस फिगर को सॉल्व करने के लिए बच्चे को प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो आप देख रहे हो ऑप्शन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ऑप्शन ए हो सकता है। दूसरा, संकलित संकलित मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। भैया आपका समेटिव असेसमेंट नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम काम दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना। क्या लिखा हुआ है, अरेंजिंग फन एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट। क्या ये बच्चों के लिए फन एक्टिविटी है, नहीं भाई, ये फन एक्टिविटी तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। मस्तिष्क का गणितीकरण, क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिजेशन ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क का गणितीकरण। मस्तिष्क का गणितीकरण, भाई ये सिंपल चीजें है, तो इसमें इतना माइंड की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो आप बताओगे इसमें क्या दिख रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके बच्चा जो है इसका आंसर निकाल सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ही इसका आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 38। समझेंगे ध्यान से मेरे भाई, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है, समझेंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है। एक चित्र दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने रेक्टेंगल है। क्या पूछा गया मेरे भाई, रेक्टेंगल कितने हैं, ये काउंट करना है। ये रेक्टेंगल दे रखा है, आपसे पूछा गया भाई इसमें कितने आयत है, कितने रेक्टेंगल है। देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या करना है। उपयुक्त उपरोक्त पर्सन जांच कर रहा है, जांच कर रहा है। अब आपको बताना है कि मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको आप एक फिगर बना के दोगे और आप उससे बोलोगे कि भाई रेक्टेंगल काउंट करो, तो ये बताओ उसको बच्चा क्या समझेगा, इस चीज को समझेंगे। तो शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के अंदर क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा, शिक्षार्थी के समझ, बोध, गम्यता की होनी चाहिए। शिक्षार्थी की, शिक्षार्थी की सृजनता, इसका मतलब क्या है, अंडरस्ट क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर, यानी कि जो शिक्षार्थी है उसके अंदर सृजन होनी चाहिए, यानी उस चीज को वो समझ सकता है, वो होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कि बच्चे के अंदर ज्ञान है, बच्चे के अंदर ज्ञान है, तो वो क्या करेगा, ज्ञान कब आएगा, जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, रटते रहोगे, रटते रहोगे, तो भी ज्ञान हो सकता है। तो इसका आंसर तो ये नहीं होगा, शिक्षार्थी के सिर्फ ज्ञान होने से इसका आंसर वो नहीं बता सकता। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी के समझ, बोध, गम्यता, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, यानी उसके अंदर समझ, यानी कि उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, तभी ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, ताकि वो क्या करेगा, इसका आंसर निकाल सकता है। अगर मान लो कि ऐसा एक और फिगर दे दे, ऐसा एक और
फिगर दे दे, तब क्या करेगा? तो मान लो कि उस बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसका आंसर अगर मान लो ऐसा एक और फिगर देगा तो वो तो इसका उसका आंसर भी नहीं निकाल पाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर वो बच्चा तभी निकाल सकता है जब उसकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो आपका ये होगा, ये सृजन वाला तो हो ही नहीं सकता है और ये आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्या दिया गया है? नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। यानी आपसे पूछा गया है कि भाई एक चीज बताओ, क्लास थर्ड के स्टूडेंट है, उनको क्या करना है, उनकी कुशलता को बढ़ाना है, कुशलता को बढ़ाना है, तो कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए और उनकी समस्या को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। समझेंगे सारे बच्चे 39 का क्या आंसर आएगा, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। तो आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हो। क्या आप किसी बच्चे को बताओगे कि भाई उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, जो बच्चा कैसे सीखे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो क्या उसको पहेली के जरिए सिखाओगे? क्या आप विषम संख्या दोगे? तो भाई ऐसे आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो पहले वहले से तो कुछ नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की 4 सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हो। कहने का मतलब क्या है, ऐसे जो ये स्टूडेंट है प्राइमरी वाले बच्चे हैं, उनको आप क्या करोगे, उनकी कौशलता को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, वो खेल में भी आगे होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है भाई, खेल करवाना, खेल खिलाना चाहिए, यानी खेल एक्टिविटी करवाना चाहिए, खेल से रिलेटेड। दूसरा, कला आना चाहिए, सांस्कृतिक आना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड यानी शैक्षिक एक्टिविटी, यानी कि एजुकेटेड लर्नर वाला जो एक्टिविटी होती है वो भी करवाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होना चाहिए इसका। अगला है, कक्षा में संख्या और प्रचारण विषय पर अंतरा वर्ग पहले प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। भाई अगर बच्चे की कुशलता को बढ़ाना चाहते हो तो पहली पहली जैसी एक्टिविटी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये नंबर की जानकारी देने से भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, समझेंगे। कक्षा थर्ड में गुणन की इकाइयों में अनुमोदित मूल्य संकल्पना है। आप इंग्लिश वाले आप इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे आप लोग। तो इंग्लिश वालों के लिए ये दे रखा है और हिंदी वालों के लिए ये दे रखा है, इसको समझेंगे आराम से कैसे करना है, कैसे करना है समझेंगे। कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना है। क्या लिखा हुआ है, द रिकमेंडेड की कंसेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन क्लास थर्ड। यानी गुणन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई, ये दे रखा है। अब क्या समझेंगे, दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुना करना। भाई मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या मैं सिर्फ दो अंक लूंगा और एक दूसरी दो अंक लूंगा, क्या दो अंक की गुना दो अंक करने से आपको गुना आ जाएगा, नहीं भाई, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा, गुणन के गुण गुणन के गुण धर्म क्रय गुण और समय गुण। कहने का मतलब क्या है, हमें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरीके से ग्रुप में उनको ऐड करते हैं, तो हमें ये पता होनी चाहिए। गुणन पर आधारित शब्द समस्या, क्या गुणन पर आधारित शब्द समस्या करने से हो जाएगा, नहीं भाई, ये नहीं होगा।
3 अंकीय संख्या को 10 से गुना करने पर, भाई 3 अंकीय संख्या को 10 से गुना भी कर दोगे तो क्या आपको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा? नहीं। तो आप बोलोगे कि गुणन के गुण धर्म क्रम गुण और समूह गुण, यानी कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं मल्टीप्लाई करने में, उनको किस अरेंज में, मतलब कि किस ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे एक बार आप लोग, करेंगे। ये दे रखा है, अब ये समझेंगे क्या दे रखा है, एक एक चीज को समझेंगे ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। अब टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट से कि भाई आप क्या करो, भिन्न की मुझे सूची बना के दिखाओ। भिन्न का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। तो बच्चा क्या करेगा भाई, जैसे कि 2 बटे में 7 लिख दिया, ठीक है, 9 बटे में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर मान लो 12 बटे में क्या लिख दिया, 17 लिख दिया, 19 बटे में क्या लिख दिया, मान लो कि 12 लिख दिया। मतलब कि शिक्षक ने क्या बोला स्टूडेंट से कि आप किन्हीं 5 भिन्न की सूची बनाओ, 1 2 3 4 और एक और लिख लो, एक और आप लिख लो, 11 बटे में कितना, 12, ये आ गया। तो शिक्षक ने क्या बोला है स्टूडेंट से, आप कोई भी 5 फ्रैक्शन लिखो। तो भाई ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हो। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, या यह प्रश्न किस और संकेत करता है, हमें इस ये पूछा गया है, समझेंगे। सोचने के उच्च स्तर को, भाई आप एक चीज बताओ, क्या मैं आपको बोलूंगा फ्रैक्शन लिखो, तो फ्रैक्शन तो आपको आता ही है, आप तुरंत लिख दोगे। तो यह क्या क्या ये सोचने के उच्च स्तर को बताता है? नहीं, नहीं भाई। फिर विश्लेषणात्मक सोच को, एनालिटिकल, क्या लिखा हुआ है, एनालिटिकल थिंकिंग को बताता है? नहीं भाई। फिर तीसरा क्या है, त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, ठीक है, स्पेशियल थिंकिंग, ये भी नहीं होता। भाई एक चीज बता, सोचने के निम्न स्तर को, यानी कि लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग, कहने का मतलब क्या है कि ये है कि भाई आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि भाई फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन लिखो, तो ये क्या कैसी है भाई, फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला गया है, तो आप फ्रैक्शन आराम से लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, आप नॉर्मली लिख सकते हो। तो ये हमारे सोचने के निम्न स्तर को दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 42 समझेंगे। किसी अभ्यास में किसी अभ्यास में प्रश्न था, किसी अभ्यास में प्रश्न था, पी और क्यू, पी और क्यू, कहने का मतलब क्या, एक लाइन दे रखा है पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, तथा आर और एस दे रखा है, रेखा खंडों की लंबाई मापिए। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई पी और क्यू के बीच में जो है ये लाइन है, ये रेखा खंड है, और आर और एस में जो रेखा खंड है इसकी लंबाई मापिए, मेजर करिए। तो कैसे समझेंगे, बच्चों ने उत्तर क्या क्या दिया है, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक बच्चों ने और दूसरे बच्चों ने दिया है कि भाई इसकी, यानी कि पहले वाले की लंबाई कितनी दिया है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी की लंबाई कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब ये किसकी बताता है भाई, ये गलत कर रहा है ना भाई, पी क्यू की बता रखा है, पी क्यू और आर एस के बताना है, लेकिन बच्चों ने क्या किया है, ए बी की बता दिया। भाई ए बी थोड़ी ना है यहाँ पर, यहाँ तो पी क्यू है, यहाँ पर क्या है, आर और एस है, यहाँ पर ए बी का बता दिया। कहने का मतलब क्या है, हमेशा आपकी आदत होती है ना, जैसे आप क्या करते हो भाई, जैसे आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ये ए है, ये बी है, और ये क्या आपका सी है, तो हमेशा आप लिखते हो ना ए बी, बी सी और सी ए। लेकिन यहाँ पर तो वो बच्चे का क्या आदत क्या है कि भाई पी क्यू दिया है, लेकिन उसका आदत क्या है शुरू से ही, ए बी सी डी लिखने की, ए बी लिखने की, बी सी लिखने की, सी ए लिखने की, ये आदत है। या आप मान लो ऐसे एक फिगर है, ए है, बी है, ये क्या आपका सी है, ये क्या आपका डी है, तो आप ऐसे लिखते हो ना ए बी,
बी सी डी और डी ए। तो ये देखो पी क्यू की लंबाई बताना है, बच्चे ने ए और बी की बता दी है, पी क्यू का पूछा गया है, और आर और एस का ए बी की बता दी और ए बी की बता दी। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की आदत शुरू से होती है, इसीलिए ये चीज। तो देखेंगे क्या होगा, क्या संकल्पनात्मक त्रुटि को दर्शाता है? नहीं भाई। ठीक है, क्या कंसेप्चुअल एरर है? नहीं, हम इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपका क्या है, कार्य विधिक त्रुटि को बताता है? नहीं। आप बताओगे रेखा खंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को दर्शाता है। वही अभी तो बताया था ना आपको कि वो हमेशा रेखा को कैसे लिखता है, लाइन को ए बी ऐसे, तो उसकी आदत है। उसने क्या किया है, पी क्यू की जगह ए बी लिख दिया, इसीलिए ये त्रुटि है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, समझेंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग एक बार देखेंगे और समझेंगे क्या होगा। इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी। करेंगे एक बार आप लोग, शाबाश, ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, समझेंगे। शिक्षिका ने क्लास 5th में समाचार पत्र वितरित करने के लिए बोला है। क्या बोला है, शिक्षिका ने छात्र कक्षा 5th में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे ज्यादा बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा है। अब टीचर ने क्या किया है भाई, अखबार लिया, अखबार में से कौन सा पेज निकाला है पेपर में, जिसके अंदर क्रिकेट के बारे में दे रखा है। अब उसने क्या किया, टीचर ने बोला है कि भाई मैच का जो है भारतीय टीम का स्कोर बताना है, ये है। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा है। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, मतलब कि क्या बताना है भाई, बच्चों टीचर ने क्या किया, बच्चों को क्या दे दिया है, अखबार दिया है, और अखबार में क्रिकेट का जो स्कोर है, भारतीय भारतीय मतलब कि भारत का जो स्कोर दे रखा है, तो टीचर ने क्या बोला है कि भाई इन स्कोर से आप क्या खींचो, क्या खींचो, ग्राफ खींचना है, दंड ग्राफ खींचने को बोला है, दंड ग्राफ। तो बच्चा क्या करेगा भाई, ऐसे ग्राफ बनाएगा, ऐसे ग्राफ बनाएगा, ऐसे दंड ग्राफ बनाएगा, ऐसे या ऐसे बना सकता है, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से वो ग्राफ बनाएगा, दंड ग्राफ ऐसे बनाएगा। तो आपसे पूछा गया है ये चीज बताओ क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ये इस तरीके से ग्राफ है, समझेंगे इस चीज को क्या है। ऑप्शन ए क्या है, छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। मतलब कि एक तो हो गया भाई कि वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये इससे पता चलेगा टीचर को, या दूसरा गणित के संकल्पनाओं को, यानी गणित को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे इसको क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये क्या ये आंसर हो सकता है, देखते हैं भाई। अगला है परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की कल्पना। क्या है, टीच दैम थ्रो प्रोजेक्ट अप्रोच। क्या इसमें आप कोई बच्चा जो है, एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपको अखबार दे दूं और मैं आपसे पूछूंगा कि भारत का जो है स्कोर जितना भी है उनका दंड ग्राफ बताओ, तो मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं की जा रही है। अगला क्या है, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्ति बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या टीचरों द्वारा ऐसा काम करने को जो कहा गया है, इससे क्या बच्चे आनंदमय हो जाएंगे? नहीं भाई, गलत है ये। छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए की जा रही है। क्या, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि, या मतलब इनहेंस रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। नहीं भाई, ये तो सिंपल चीजें है ना कि भाई दंड ग्राफ खींचो, इसमें कोई रीजनिंग पावर या लॉजिकल की बात तो नहीं करेंगे, सिंपल चीजें है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यही सही होगा। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की बात की जा रही है, ना कि ये सब। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्या दे रखा है,
कक्षा फोर्थ के किसी छात्र का निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। एक कक्षा फोर्थ की बात की जा रही है। इसमें क्या है कि मुंबई में 336 बस स्टॉप है। मुंबई में कितने बस स्टॉप है भाई? 336 बस स्टॉप है। आगे, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप क्या है? अधिक है। मतलब मुंबई में कितने बस स्टॉप है? 336 है। फिर दिल्ली में मुंबई से कितना ज्यादा बस स्टॉप है? 127 बस स्टॉप। 127 बस स्टॉप ज्यादा है, अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है, यह आपसे पूछा जा रहा है। समझेंगे क्या लिखा हुआ है? अब देखो ध्यान से भाई, एक चीज बताओ, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है? तो मुंबई से कितना ज्यादा है? दिल्ली में 127 ज्यादा है। मतलब कि 336 तो है ही है, प्लस में 127 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? दिल्ली में बस स्टॉप की इंफॉर्मेशन। अब आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। तो आपको बताना है कि क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसने जो कैलकुलेशन किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा समझेंगे। क्या दे रखा है? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। क्या आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ छात्र आंसर बता सकता है परंतु उसका जो एक्सप्रेशन है क्या गलत है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। छात्र ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो पुअर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अगला क्या है? छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। यानी कि प्रशंसनीय का मतलब क्या हो गया? काबिले तारीफ है। यानी कि उसने आंसर सही बताया है और समस्या का सॉल्व अच्छे तरीके से किया है, तो उसको, तो आपका काम क्या है? उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है, ना तो ये ना तो ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? 45 है। क्या दे रखा है 45 में? समझेंगे। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। भाई ऐसे संख्या लिखे हुए हैं, इस तरीके से क्या लिखे हुए हैं? संख्या लिखे हुए हैं। तो आप छात्रों को बोला है कि भाई, छात्रों को बोला गया है कि इन संख्याओं को आप रीड करो, पढ़ो। तो क्या छात्र क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, अब इस क्या पढ़ा गया है? देखो ध्यान से, ये संख्या दिया गया है, इसको क्या पढ़ा गया है? क्या पढ़ा गया भाई? 30 6। भाई 30 और 6 थोड़ी ना है, 30 और 6 पढ़ा है। 40 8 पढ़ा है, 40 और 8। भाई 408 को उसने बच्चे ने क्या पढ़ा है? 40 और 8। फिर 408 किया है, गलत पढ़ा है। 40 10 पढ़ा है, नहीं। तो इसमें इसमें क्या गलती किया है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। क्या होगा? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है। भाई ऐसा तो नहीं है ना, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई एक चीज मुझे बताओ आप लोग कि अगर छात्र वो चीज सोल्यूशन, वो मतलब वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब, या वो चीज नहीं पढ़ पा रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट ना हो। ये तो नहीं होगा। अगला समझेंगे। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ लिया है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। यह आंसर हो सकता है कि उसने क्या किया है? स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। ठीक है भाई। अगला, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जो है उस चीज, अगर बच्चा है वो आंसर नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो बच्चा मैथ करने लायक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं, दो ऑप्शन है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। भाई अब देखो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस ये लगाओगे, ऑप्शन 4 लगाओगे। ठीक है, क्यों? देखो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन बेस्ट आंसर आपको ऑप्शन डी लगाना होगा। क्यों? इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ। जो जो बच्चे ने पढ़ा है ना,
पहली बात तो उसको स्थानीय मान की जानकारी नहीं है। अगर स्थानीय मान की जानकारी होती तो वो अच्छे से पढ़ता। ठीक है। दूसरी बात, उसको सिर्फ 2 अंक का जो है क्वेश्चन है, यानी 2 संख्या वाला जो क्वेश्चन है उसको वो अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ उसने 2 अंक के बारे में पता है, इसीलिए ये होगा। ये तो इसको आप रॉन्ग करोगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। सारे बच्चे करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 समझेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी। 46 समझेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46। जब आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन पढ़ो तो आप रीड जरूर क्या करो। रीड करना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कक्षा 4th के लिए समय के मूल्यांकन का के प्रचारण होगा या होंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा ये है कि कक्षा 4th के लिए समय के मूल्यांकन, यानी एक चीज मुझे बताओ, कक्षा 4th के स्टूडेंट को समय के बारे में बताना है, तो आप किस ऑप्शन को सही मानोगे ये बताना है। इंग्लिश वाले देखो भाई इंग्लिश में, और हिंदी वाले हिंदी में। कैसे है, क्या केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना चाहिए, ये तो गलत है भाई। ओनली आप एनालॉगस क्लॉक पढ़ना चाहिए। केवल वर्ड तो आपका गलत होगा। सीटेट के अंदर अगर आपका केवल वर्ड दिख जाए तो वो हमेशा रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है, कि एक चीज मुझे बताओ, क्या आप सिर्फ टाइम किस पर देखोगे, एनालॉगस क्लॉक पर देखोगे? नहीं भाई, आप टाइम अलग अलग वॉच पर देख सकते हो। डिजिटल पर देख सकते हो, नॉर्मल क्लॉक पर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगला, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम, सब चीज मिनट सेकंड के बारे में जानकारी रखना। यानी कि आप मुझे बताओ, कोई वॉच है उसके अंदर आप रीड कर रहे हो, तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए भाई। एक वॉच है, नॉर्मल वॉच है, अब उसके अंदर आप क्या समझोगे भाई, मिनट हैंड कौन सी है, आवर हैंड कौन सी है, एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, कितना समय हुआ, ये सब चीज की जानकारी होगा तभी तो आप समय देख सकते हो वॉच के अंदर। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट होगा। ये केवल और ये केवल वाले दोनों गलत। केवल वाला आपका आंसर कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे मेरे भाई। कितना हुआ, चलो मेरे भाई समझेंगे इसको। ये क्वेश्चन, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है 47, ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, समझेंगे, करेंगे एक बार आप लोग। समझेंगे। क्वेश्चन 47 क्या दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का रूपरेखा 2005 ने, इस इंग्लिश में देख लो। देखो, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो ये आपका भाई 2005 है, ये आपका क्या है 2005। यहां से आप अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। एनसीएफ 2005 यानी मेंशन कर रखा है, यानी कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग जो है गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। किस और संकेत करते है ये हमें बताना है। तो क्या दे रखा है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए। नहीं भाई, गणित की जो लंबी आकृति संकेत करती है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए नहीं होती है। दूसरी, क्या गणित के खेलों का सृजन करती है? नहीं करती है। ठीक है। अगला क्या है, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। क्या हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना? नहीं भाई, इस पर भी नहीं करती है। क्या होगा, डी। कहने का मतलब क्या है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। मतलब कि
एक कंसेप्ट पर दूसरी कंसेप्ट को बिल्डअप करना ही क्या होता है, गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट सवाल समझेंगे। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, क्या लिखा हुआ है? लिखा यह है निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित पर विचार करना है। अब क्या लिखा है कि 5 प्लस में 3 बराबर क्या आएगा? 5 प्लस में 3 बराबर क्या आएगा, समझेंगे। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, ये लिखा हुआ है। 5 और 3 का प्रयोग, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो भाई 5 और 3 का योग पूछा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। 5 में क्या ऐसा जोड़ना चाहिए ताकि 8 बन जाए? ठीक है भाई, 5 में ऐसा क्या जोड़ना चाहिए ताकि 8 बन जाए? अब अगला क्या है, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। कोई भी संख्या क्या होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या ऐसी काउंट करो जिसका सम क्या होगा, 8। देखो यहां पर भी लिखा है गिव एनी टू नंबर्स हुज सम इज 8। क्या ये हो सकता है? कहने का मतलब है कि मुझे 8 बनाना है, तो सिर्फ आप 5 और 3 को जोड़ के 8 नहीं बना सकते हो। देखो 5 और 3 से 8 तो बना सकते हो, साथ में आप 6 और 2 से भी 8 बना सकते हो। यानी कि कहने का मतलब 4 और 4 से भी 8 बना सकते हो। मतलब क्या है कि कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या आप लो जिसका योग 8 होना चाहिए, कोई भी ले सकते हो। सिर्फ 5 और 3 से जरूरी नहीं, 5 और 3 से केवल 8 नहीं बनता, उससे बनता है लेकिन और भी नंबर से आपका 8 बनता है। आप बताओगे कोई भी दो संख्या लो जिसका योग 8 हो जाए, तो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है। यानी फरहान एक लाइब्रेरी में गया, पुस्तकालय में गया, जहां पर कितनी बुक रखी हुई है, 100 बुक रखी है। उसमें से क्या बोला गया है कि उसमें से 100 बुक क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। फिर 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है पुस्तकालय में टोटल कितनी बुक्स थी, ये पूछा गया है। अब देखो समझेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। क्या लगाना है, शिक्षक इस पर्सन द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। कैसे समझेंगे, समझेंगे। देखो अन्य की सहायता करना, भाई बुक को अच्छे से रखना है, तो क्या अन्य की सहायता करने से होगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, मतलब एक स्टूडेंट है वो दूसरी स्टूडेंट के साथ पढ़ेगा, तो क्या इससे बुक की देखभाल हो रही है, नहीं। भाई एक बुक है, इससे दो दो स्टूडेंट शेयर करके पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। भाई बुक खराब हो चुका है, बुक मतलब कि नष्ट हो चुका है, तो आपको पता लगाना है कि वो नष्ट क्यों हुए हैं, क्या रीजंस है, ये हमें बता लगाना है। ये नहीं कि भाई बुक कम हो गया तो एक बुक जो है दो दो बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, ये आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक चीज बताओ, भाई बुक खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो आप उसकी देखभाल करोगे ना कि कहाँ पर कौन सी बुक रखी है, किस वजह से खराब हो रहे हैं, किस वजह से नष्ट हुए हैं। यानी कि अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तभी बुक क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी की तरफ आप जाओगे। ये सवाल दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है, 50560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। समझेंगे इसको कैसे, भाई 5 का स्थानीय मान, अब देखो 5 कहाँ है, 5 यहां पर है, तो
तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं भाई? 5 का पूछा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 5 लिख दिया। अब 5 के बाद कितने जीरो है, मतलब कि 5 के बाद कितनी संख्या है? तो 5 के बाद 2 संख्या है, तो आप कितने जीरो लगाओगे? 2। तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगाओगे। क्या है? गुणनफल, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब 6 के स्थानीय मान, अब 6 कहाँ है? यहाँ पर है। 6 के बाद कितने संख्या है? एक संख्या है, यानी एक संख्या है 6 के बाद, तो आप एक जीरो और लगाओगे, यानी 6 के बाद कितना आएगा? एक जीरो। अब देख लो ध्यान से, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 30। 30 तो ये हो गया, और 3 जीरो, ऑप्शन ये 4 जीरो आना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर क्या है? 51। क्या दे रखा है इसके अंदर? 30, क्या दे रखा है? 3010 को 43 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। देखो, शेषफल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, सॉरी शेषफल नहीं पूछ रहा, सॉरी, आपसे भागफल। क्या पूछ रहा है? भागफल पूछ रहा है। तो आप क्या, ये भागफल कितना आएगा? कोशिएंट पूछ रहा है, रिमाइंडर नहीं, कोशिएंट। क्या पूछ रहा है? कोशिएंट पूछ रहा है। तो करेंगे इसको, 3010 इसको डिवाइड करेंगे किससे? 43 से। सारे बच्चे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा भाई? डिवाइड तो कर ही लोगे, करेंगे एक बार। करेंगे सारे बच्चे डिवाइड। क्या आप लोग ये कर लोगे डिवाइड? ये तो सिंपल है भाई। क्या बताना है? कोशिएंट। क्या बताना है? कोशिएंट, यानी कि भागफल। ये भागफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 43 से। क्या करोगे? 43 से। तो आप कैसे करोगे? तो एक ही होता, 43 को 43 से डिवाइड करना है, तो 43 वन जा तो नहीं जाएगा। तो आपको दिख रहा है सारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 7, यानी डायरेक्ट शुरू में क्या आएगा? 7। तो आप क्या करोगे? 43 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 7। 7 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये क्या हो गया? 7 चौक 28 और 2 30, यानी कितना हो गया? ये पहली बात तो 7 बार में गया, फिर 301 आ गया, खत्म कहानी। खत्म कहानी हो गया। अब देखो ध्यान से समझेंगे। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप सिर्फ जीरो उतारेगा तो जीरो तो होगा नहीं, तो जीरो होगा नहीं। फिर आप जीरो और 3 उतारोगे, अगर आप दो संख्या किसी भी डिवाइड में, अगर आप दो संख्या एक साथ उतारते हो, एक साथ उतारते हो, तो उसके लिए एक जीरो आएगा। एक जीरो ये आ गया। क्या 4303 कटेगा ही नहीं, तो क्या होगा? नहीं होगा। आप एक जीरो और उतारोगे, क्या होगा? एक जीरो और उतारोगे, क्या आप कटेगा? अभी भी नहीं कटेगा। तो आपने एक जीरो और उतारा है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? एक जीरो और लग जाएगा। क्या आप कटेगा? क्या आप कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये क्या होगा? अभी भी नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे? अभी भी नहीं कटेगा। फिर अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया है? 301 7 बार में गया, फिर आपने जीरो जीरो और 3 एक साथ उतारा है, दो संख्या उतारा है, एक जीरो आ गया, फिर जीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 03 आ गया, तो इसके लिए एक जीरो आ गया। ठीक है, फिर एक जीरो है और ये 1 है, तो क्या आ जाएगा? फिर से एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किससे कट रहा है? 7 से। 301 क्या होता है? 7 से कट रहा है, इस लास्ट में क्या आएगा? 7। तो 301 कंप्लीट कर जाएगा, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल, सिंपल सवाल था ये।
नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। 52 कैसे होगा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे एक बार। 52 अब देखो 52 आपका क्या है, आसान सवाल है। क्या है, आसान सवाल है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यानी इन दोनों का गुणनफल। इसमें से क्या घटाना है, ये चीज घटाना है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, उसमें से ये घटा दो। तो सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो। अब देखो मल्टीप्लाई करने के भी तरीके हैं। तो आप क्या करोगे, 3001 को मल्टीप्लाई करो 101 से। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस में 1, 100 प्लस में 1। तो आप इस पूरे को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, 3001 और 00, ये आ गया। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस में 1। तो आपने पहले 3001 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। इधर क्या बचेगा, 1, 1 बचेगा। अब 300 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 3, क्या आ गया आपका, 3, 300 और 1, इनको क्या कर दो, प्लस 101,330, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, आ गया। अब इसमें से घटा दो, किसमें से घटा दो, इन दोनों में, इसको क्या कर दो, घटा दो। यानी कि मतलब 3001 में से इसको घटा दो। तो 301 में से घटा दो 300, भाई इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। तो आपने ये इसको यहां लिख दिया। अब ये है, इसको इसमें से घटा दो, इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करेंगे, ये आ गया। फिर 3, 1 और 1, क्या आ जाएगा, यहां से आप देखोगे 0, क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां से एक हासिल दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, क्या बचेगा, 9। अब देखो कहां पर 9 9 आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो ठीक है। अब 9 में से यहाँ पे क्या बचेगा, इसको इसको दे दिया, ये तो यहाँ चला गया। अब यहाँ पर आ गया 0, 0 इसको एक हासिल देगा, तो 10 में से 3 गया 7। तो आप देखो 9790, तो ऐसा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ही है, सीधा सीधा। तो ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये सवाल दे रखा है, ये सवाल क्या दे रखा है, समझेंगे, समझेंगे। 36 और 60 का सबसे छोटा स्वर्ग गुणज, देखो ध्यान से, 36 और 60 का सबसे छोटा गुणांश। सबसे छोटा गुणांश का मतलब पता है क्या निकालना है, क्या होता है इसका बताओ। तो आप बोलोगे क्या निकालना है, एलसीएम। तो 36 और 60 का क्या निकालोगे, एलसीएम, कितना आएगा, 180। 36 और 60 का आप एलसीएम निकाल सकते हो, कितना आएगा, 180, 80 आ गया। फिर क्या करना है, इसको क्या करना है, जो इसका आंसर आएगा, और क्या करना है, उसको डिवाइड करना है किससे, 18 और 45 के सबसे बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग गुणनखंड बराबर है। कहने का मतलब क्या है, 18 और 45 का क्या निकालना है, देखो लार्जेस्ट, देखो अगर आपसे पूछा जाएगा लिस्ट, लिस्ट बोलेगा तो एलसीएम निकालना है, ग्रेटेस्ट बोले जाएगा तो एचसीएफ निकालना है। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है। तो 18 और 45 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कैसे होगा, तो कैसे निकालेंगे, 18 का फैक्टर क्या होगा, 9 और 2, इसका फैक्टर कितना होगा, 9 और 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 और 9। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया भाई, 9 आ गया। अब इसको 180 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा, 20। कितना आंसर आएगा, 20, ऑप्शन ए। कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटा बोला है, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे। सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट बोला गया है, तो इन दोनों का आप, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर
54 54 समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। सुनो क्या दे रखा है, 10 दाई, 10 टेंस प्लस में 11 100 प्लस में 12 1। अच्छा मुझे बताओ 100 का मतलब क्या होता है, 100 में क्या होता है, डबल जीरो। 100 में क्या होता है, डबल जीरो। तो यहाँ पर क्या है, 11 मतलब 1100 है, 1100 का मतलब क्या हो गया, 1100। भाई 1100 का मतलब 1100। और 10 टेंस का मतलब क्या होगा, 10 टेंस का मतलब क्या होगा, 100। कितना हो गया, 100। तो प्लस में 100। फिर 12 वंश, 12 वंश का मतलब क्या होगा, सेम 12 का 12 ही, 12 वंश का मतलब 12 ही होगा, प्लस में 12। 2 1 2 और 1, कौन सा आंसर आ रहा है, 1 2 1 2, ऑप्शन डी। सिंपल सवाल है। 54 54 आप समझेंगे। 55 क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है समझेंगे। 42 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर बनाना है। तो कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है गुणनखंड, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली क्या करोगे, 42 क्या है, 42, 42 का फैक्टर बनाओ, कितना आएगा, 21। भाई ये क्या आ जाएगा आपको, 2 और 1, फिर 3 और 7, 7 से 7। 42 के गुणनखंड बोला है तो इसका क्या बनाओगे आप, फैक्टर। 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 42 का फैक्टर बनाओगे। फैक्टर बना दिया, भाई ये कितना आ गया आपका, 21 3 और 7, यानी कि 42 का फैक्टर कितना आ गया, 2 2 2 7 सॉरी 2 3 और 7। ठीक है। अब देखो 42 का मतलब क्या है, 42 का आप ऐसे एलसीएम लोगे, 42 लिया, 21 3 7 ऐसे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गया। अब देखो क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 42 का। अच्छा मुझे बताओ 2 की पावर कितनी है, 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर क्या है, 1 है, 1 है। तो आप मुझे बताओ ये एक पावर है ना, तो आप क्या करो, एक इसमें ऐड कर दो, एक से एक ज्यादा 2। भाई एक एक में आप एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 2, बीच में मल्टीप्लाई, एक है तो एक से ज्यादा करो, क्या आ जाएगा, 2। यानी क्या कहने का मतलब क्या है, इनके पावर में आप एक एक प्लस करके लिखो। भाई एक है, इसमें एक प्लस करो क्या आएगा, 2। इसमें एक है, एक प्लस करो 2। इसमें एक है, एक प्लस करो 2 आएगा। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 8, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा, बी। इतना करेंगे एक बार, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 56। करेंगे सारे एक बार ट्राई, क्वेश्चन नंबर 56 सभी को करना है, करेंगे आप लोग एक बार। ये तो आपका सिंपल सवाल, आप लोग कर सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। क्या लिखा हुआ है समझेंगे। 3488 को 12 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा, और 2478 को 11 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा, उन दोनों का अंतर बताना है। कहने का मतलब क्या है, 12 को किससे डिवाइड करना है, 3488 से, 88 से, वेरी गुड। 11 को किससे डिवाइड करना है, 11 को डिवाइड करना है किससे, किससे करना है, 2478 से डिवाइड करेंगे। अब 12 से डिवाइड करो, 12 दूना क्या होगा, 24, 12 दूना 24,
तो 2 बार में जाएगा। कितने बार में? 2 बार में जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 24। कितना आ गया? 10। यहां से कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। आप देखो ध्यान से, 12 निम्मा कितना होता है? देखो 12 को आप 9 से करो, 12 को 9 से करोगे तो कितना आएगा? 100। देखो ध्यान से, देखो 12 दूना 24, 10 आ गया, यहां से 8 आ गया। ठीक है, आप देखो ध्यान से, उसके बाद आप क्या करोगे? यहां से 12 है, यहां पर कितना है? 12 है। देखो 12 8 क्या होता है? 96। 12 8 कितना होता है? 96। तो आप 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। 8 कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो यहां से आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करने पर तो यह आपका कितना आ गया? 108। कट गया? क्या हो गया? कंप्लीट कट गया। तो यहां से क्या बचेगा? 8 का 8 ही बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। रिमाइंडर 8 आ गया। अब इसको करो, 11 दूना 22, 22 आ गया। यहां से क्या बचेगा? 2 और 7। कितना हो गया? 2 और 7। 11 दूनी 22, क्या आ गया? 22। 6 और 8 कितना आ गया? 6 और 8। 11 को 6 से करो, 66। तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? देखो ध्यान से, यहां पे आपका, यहां पे ये आएगा। देखो ध्यान से, ये 5, ये 5 होगा, ये कितना हो गया आपका? 8। ये आपका कितने टाइम में जाएगा? 55। तो यहां से रिमाइंडर आपका 3, यहां से रिमाइंडर कितना आ गया? 8। 8 और 3 का डिफरेंस कितने का आएगा? 8 और 3 का डिफरेंस 5। तो ये सिंपल सवाल था, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल। डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे एक बार आप लोग, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, क्या आएगा? ठीक है, अब देखो समझेंगे इसको कैसे करना है। देखो देखो क्या लिखा हुआ है? ए ट्रेन लिव्स स्टेशन पी एट 8:18। यानी एक जो है ट्रेन कहां जाती है? 8:18 AM पर। कहां से जाती है भाई? कहां से जाती है? देखो ध्यान से समझेंगे इसको। देखो एक ट्रेन है, क्या भाई? एक ट्रेन है। कहां से स्टार्ट होती है चलना? पी से। कहां तक जाना है? क्यू तक। कहां तक जाना है? क्यू तक। यही तो है। अब समझेंगे ध्यान से, ट्रेन कितने बजे स्टार्ट होती है? 8:18 AM पर। ठीक है, और स्टेशन क्यू पर कितने बजे पहुंचती है? 10:28 PM पर। ऑन द सेम डे द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच क्यू। तो आपसे पूछा गया है भाई, एक ट्रेन है 8:18 AM पर सुबह में चलना स्टार्ट करती है, रात के 10:28 PM पर कहां पहुंचती है? क्यू पर। क्यू पर तो कितने मेरे भाई? 10:28, 10:28 PM। तो आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? आप लोग मुझे बताओ क्या कितना टाइम लगेगा पी से क्यू तक जाने में? देखो ध्यान से भाई, 8 बजे से ले 8:18 है, 8:18 है, 8:18 है। तो भाई आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं 8:18 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मुझे बताओ 8 और 18, 8:18, 8:18 AM पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई 8:18
PM तक पहले निकालो तो कितने घंटे लगेंगे? तो कितने घंटे लगेंगे? देखो ध्यान से भाई, 8 AM से चलना स्टार्ट करती है और 8:18 PM तक 12 घंटे। यहां से कितना हो जाएगा? 12 घंटे। 12 घंटे तो यही हो गया, 12 घंटे तो यही हो गया। अब देखो ध्यान से, 12 घंटे ये हो गया। अब बताओ इसमें कितना मिनट बच गया है? देखो 18 है। देखो ध्यान से भी, 8:18 AM पर ट्रेन चलना स्टार्ट करती है और 8:18 PM तक जाती है। 8:18 से लेकर 8:18 तक क्या होगा? 12 घंटे। 12 घंटे तो 12 घंटे तो टोटल हो गए। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बता दो कि, आप मुझे एक चीज बता दो यहां से कि ये बताओ, 18 हो चुका है, 18 हो चुका है तो 9 बजने में अभी कितना मिनट बाकी है? तो 60 में से घटा दो। 60 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 60 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 40। 18 18 घटा दो तो 42 मिनट तो वो हो गया। 42 मिनट तो वो हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया? 42 मिनट ये हो गया, यानी यहां अब तक क्या बजेगा? 9 बज गया। 9 बज गया। 9 बज गया। अब बताओ इधर क्या है? 9 बज गया और इधर क्या है? 28। तो इधर से कितना हो जाएगा? 9। अभी यहां तक 9 बज चुका है। 9 बज चुका है। 9 9 बज चुका है। अब 9 बज चुका है और यहाँ पर कितने हैं? 1 घंटा 28 मिनट। 1 घंटा 28 मिनट का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, तो 1 घंटा तो टोटल ये आ गया, प्लस में क्या होगा? 28 मिनट ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? ये आप समझ जाओ। 0 का 0, 1, 8 2 10, 1 आ गया। 6 7, कहने का मतलब क्या है? कितना हो जाएगा भाई? यहां से 70 मिनट। ये क्या आ गया आपका? 70 मिनट आ गया। तो 70 मिनट आ गया तो 13 घंटा तो हो चुके 70 मिनट में। 70 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया। तो कितना बचेगा? 14 घंटे, 14 घंटे 10 मिनट। 14 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा समझ में कैसे करा? देखो भाई, 8:18 AM से ट्रेन चलना स्टार्ट कर रही है, 10:28 PM तक पहुंच जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो एक व्यक्ति है 8 से 8 तक काम करता है, यानी कि मॉर्निंग से 8 बजे से लेकर और इवनिंग के यानी रात के 8 बजे तक काम करता है, तो कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। इसी तरीके से अगर ट्रेन 8 बज के 18 AM से चलना स्टार्ट करती है, कब तक? PM पे पहुंचती है, यानी 8:18 AM से 8:18 PM तक 12 घंटे। 12 घंटे हो गया। 12 घंटे हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इधर 18 मिनट हो चुका है, तो कितने मिनट बच गए 60 में से? 42 मिनट। 42 मिनट बच गए। अगर 42 मिनट हो जाते तो कितना बच जाता? 9 9। इधर कितना बच गया है? 1 घंटा 28। आपने 1 घंटा और ले लिया, कंप्लीट 1 घंटा ले लिया। अब क्या बचेगा? 42 मिनट और 28 मिनट। इन दोनों को ऐड करोगे तो 70 मिनट। 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट, यानी 1 घंटा के साथ क्या होगा? 10 मिनट। 10 मिनट। तो 14 घंटे 10 मिनट ये लगेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है, सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। क्या आंसर आएगा इसका? 10 लीटर। देखो क्या लिखा है, समझेंगे ध्यान से, समझेंगे भाई, सुनो, समझेंगे।
इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्या आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, समझेंगे। देखो 40 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो इन दोनों को सेम करेंगे ना भाई, ये आपका मिलीलीटर में है, ये मिलीलीटर में है, और ये क्या है? लीटर में है। अच्छा मुझे बताओ सबको अगर मैं किस में कन्वर्ट कर लूं? मिलीलीटर में, तो समझेंगे भाई 14 लीटर का है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 14 लीटर में क्या होगा? क्या होगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ध्यान से, 14 लीटर है, क्या है? 14 लीटर है, और इसमें कितना होगा? 1000 मिलीलीटर होता है। तो आप लोग मुझे बताओ इस टोटल में, एक मिनट, आप मुझे बताओ इसमें सही से दिख रहा है, आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करेंगे एक बार। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि 14 लीटर, 14 लीटर, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, तो 14 में 14,000, 14,000 मिलीलीटर, तो वो हो गया, प्लस में कितना होगा? 280, तो क्या होगा? 14,280। इससे क्या आ गया? 14,280 मिलीलीटर, ठीक है। आपने यूनिट को क्या कर लिया है? सेम। यूनिट को सेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा हुआ है? 18 लीटर 830 मिलीलीटर, 18,000 प्लस में 830, तो क्या होगा? 18,830, 18,830 मिलीलीटर, यह आ गया। उसके बाद क्या लिखा है? इस मिश्रण में 15 बोतल को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, शेष कितना मिश्रण बचा है? अच्छा मुझे बताओ 1.5, अच्छा मुझे बताओ 1.5 लीटर का मतलब क्या होगा भाई? 1 लीटर में कितना है? 100 है, 100 है। 1 लीटर में क्या है? 100 है। 1 लीटर में देखो, 1 लीटर में क्या है? 1000 मिलीलीटर है, तो 1.5 लीटर में कितना होगा? कितना होगा? 1500। कितना होगा? देखो समझेंगे इसको ध्यान से, देखो 1.5 मिलीलीटर, सॉरी मिलीलीटर नहीं है, लीटर, 1.5 लीटर है, तो 1.5 इंटू में क्या होगा? 1000, तो कितना आएगा? 15,1500 मिलीलीटर, यह आ गया। ये एक बोतल में आता है, ऐसे कितनी बोतल है? 15 बोतल है, इंटू में क्या होगा? 15, इंटू में 15, इंटू में क्या होगा? 15, 15 और 15 225, और डबल जीरो मिलीलीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0, 11 का 1, 10, 10 आ गया, 10 आ गया, और 1 11 आ गया, 8 4 12, और 1 13, 1 2 और 1 3। इसमें से किसको घटाना है? इसको घटा दो। 2 2 5 डबल 0। क्यों घटाया गया है? क्योंकि आपसे पूछा गया भाई शेष में कितना कितना मिश्रण जूस बच गया है। घटाएंगे, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, फिर ये क्या आ गया? 6 आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया? अच्छा घटाना है, ठीक है, ओके। इसको क्या करना है? घटाना है, सॉरी। देखो ध्यान से, शेषफल पूछा है तो जोड़ना नहीं है, घटाना है। 0 1। अब देखो ध्यान से, इसको एक हासिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 2 गया 1। अब ये क्या आपका? मिलीलीटर, क्या गया? मिलीलीटर। आप मुझे बताओ क्या ऑप्शन में मिलीलीटर दे रखा है? दोनों दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों दे रखा है। इसको किससे डिवाइड करोगे? 1000 से, तो क्या आएगा? 1 2 और 3 के बाद 0 लगेगा, 1 2 और 3 के बाद। कहने का मतलब क्या है? 10 लीटर 610 मिलीलीटर, ऑप्शन डी। तो आप क्या करोगे? सभी को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे, तब इसका आंसर आएगा। ये लेंदी सवाल था, कैलकुलेशंस में ज्यादा है, समझेंगे।
सेकंड लास्ट सवाल है, इसको करेंगे एक बार आप लोग जल्दी से, सारे बच्चे करेंगे एक बार। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। किसी पिज्जा का 1/4 भाग किसने खा लिया? रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? 12 बच्चों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा का भाग मिलेगा? अच्छा मुझे बताओ, रेनू ने कितना खाया है? 1/4। 1/4 ये पिज्जा। अब जो पिज्जा बचा है उसको कितने बच्चों में बांटना है? 12। कितने में? 12 डिवाइड बाय 12 अपॉन में 1। अब देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 1 इंटू में 1 और 4 इंटू में 12। आपको पता है ना कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? अच्छा 1/4 किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ओ सॉरी, अब देखो 1/4 खा लिया है तो कितना चौथाई बच जाएगा? देखो ध्यान से भाई, एक पिज्जा है, इसमें से रेनू ने 1/4 खा लिया तो कितना बचेगा? 3/4। भाई एक पिज्जा में से 1/4 भाग खा लिया रेनू ने तो कितना बचेगा शेष? क्या बचेगा? तो आप बताओगे 3/4। 4 ये, अब ये 3 बटे में जो 4 बचेगा ये कितने बच्चों में डिवाइड करना है? 12 बच्चों में, बटे में 12 अपॉन में 1। पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई करो, 1 ये आ गया। करेंगे 3 एकम 3, क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। 1/16 ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, करेंगे एक बार जल्दी। तो क्या आ गया आपका? ये आ गया। यानी कि देखो ध्यान से क्या लिखा है, रेनू ने पिज्जा का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा खा लिया है तो कितना बचेगा? भाई अगर एक, देखो ध्यान से, एक पिज्जा है उसमें से 1/4 भाग खा लिया है तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। अब इसको कितने बच्चों में बांटना है? इसको 12 बच्चों में बांटना है, डिवाइड बाय 12। यहां कुछ नहीं था, 1 लगा लो इस तरीके से, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आपका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर लेंगे। क्या होगा आंसर बताएंगे जल्दी से? लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी? सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे जल्दी। ट्राई करेंगे एक बार, सारे ट्राई करो जल्दी एक बार। करेंगे ट्राई एक बार, सभी को ट्राई करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इक्वल्स द नंबर ऑफ मिनट्स इन। कहने का मतलब क्या है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा, ये पूछा गया है। करेंगे एक बार सारे, क्या आंसर आएगा इसका? 1। ठीक है, ठीक है, समझेंगे, कोई बात नहीं। देखो 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, कितने घंटों में भाई? 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या,
अब देखो ध्यान से, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाई, 6 घंटा है, कितना घंटा है, 6 घंटा, 6 घंटा है। अच्छा मुझे बताओ लेकिन कहां तक जाना है, सेकंड तक। आप मुझे बता दो 6 घंटा है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, तो किस में आ गया, देखो ध्यान से भाई, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, तो 6 घंटा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कन्वर्ट करना है तो आप किस में जाओगे, पहले मिनट में, मिनट के बाद किस में जाओगे, सेकंड में, इनटू में क्या आ जाएगा 60। अब ये किसके बराबर है, कितने दिनों में, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो एक दिन में कितने होते हैं भाई, 24। एक दिन में कितने होते हैं, 24। कहां तक जाना है, मिनटों में, इंटो में 60, इंटो में एक्स। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से, 60 से 60 कट गया, 60 से 60 कट गया। ठीक है, इंटो में 4। अच्छा अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 24 इंटू में 60 तो आएगा ही आएगा, ये आ गया, ये 60 से 60 कट गया, ये कितना बचेगा आपका, देखो ध्यान से, 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, एक, एक, ये कितना बचेगा 4, ये कितना बचेगा 4, यहां पर क्या बचा है 60, तो ये 4 से कितने बार में कटेगा, 15 चौके 60 होता है, 15 दिन लगेगा। ठीक है, 15 दिन। भाई आपको पता है ना कि कितने दिनों में, तो भाई कितने दिनों में मैंने मान लिया एक्स, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और लेकिन किस में काउंट करना है, मिनट में, मिनट का मतलब 60, इसको ऐसे करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका कंप्लीट हो चुका है सीटेट का प्रीवियस ईयर्स 2014 का पूरा कंप्लीट पेपर, जिसके अंदर मैंने पैडा, मैथ के सवाल, सब चीज करवाए हैं। आप इसको रिपीट करके बार बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। धन्यवाद।